नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली में पैरालंपिक के विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। यह मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास पर हुई है। प्रधानमंत्री आवास में आज प्रधानमंत्री ने पैरा ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी शामिल थे। सुहास एलवाई देश के पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में भारत को मेडल दिलाया है और ये वो टीम है जिन्होंने आज प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की है, उनका अनुभव सुना और उनको क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा सकता है ताकि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। ये तस्वीरें हैं उसकी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पैरालंपिक के खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों से जब वो मेडल जीत रहे थे तो वीडियो कॉल के जरिए उनसे बातचीत की थी। इससे पहले जो ओलंपिक के खिलाड़ी थे, जब टीम हारी तब भी उनसे प्रधानमंत्री ने बात की, जब टीम जीती तो उन खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री ने बात की थी और जब टीम लौटी तो ओलंपिक के खिलाड़ियों को भी प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बुलाया था और आज पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बुलाया था। प्रधानमंत्री ने सभी से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। खास बात यह रही कि इस टीम में एक ऐसा भी खिलाड़ी था जो देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करके एक जिले में बतौर जिलाधिकारी कार्यरत है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई इस टीम में शामिल थे जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सुहास देश के पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में देश को मेडल दिलाया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री आवास पर इन खिलाड़ियों की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया और इससे पहले भी प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, जब नोएडा के डीएम ने देश को मेडल दिलाया, प्रधानमंत्री ने बाकायदा वीडियो कॉल किया था, उनसे बातचीत की थी, उनको शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी और जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते उनसे बात की, जो मेडल से चूक गए उनको भी सांत्वना दिया था कि आपने बेहतर किया और आगे और भी आप बेहतर करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ की बात करते हैं जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में एक बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। शाम तक ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में चलेगी। प्रदेश के पार्टी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता चर्चा करेंगे। ये राधा मोहन सिंह, इस वक्त नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, ये खबर जो निकलकर बाहर आ रही है। यूपी में बीजेपी के प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। बीजेपी ने यूपी में चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। सभी जिलों में अलग अलग प्रभार दिया गया है। इस लिहाज से कई बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं और संभवतः संगठन में भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है। संगठन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार इस बैठक को कवर कर रहे हैं। आपको हम एसके वाजपेयी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है। 2022 के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस हो, 2017 से अच्छी परफॉर्मेंस 2022 में हो, उसको लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। खास तौर पर अगर हम देखें तो किसान मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यक्रमों पर बीजेपी ज्यादा जोर दे रही है। साथ ही साथ अपने दल के जो लोग हैं जो किसी वजह से नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर की जाए और साथ ही साथ दूसरे दलों के नाराज लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं ये रणनीति भी बीजेपी लगातार
लगातार अपना रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो लगातार विपक्ष जिन चीजों को लेकर हमले बोल रहा है, कहीं ना कहीं उनको लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी, कैसे लोगों के बीच जाएंगे, बूथ स्तर पर अपना संदेश कैसे देंगे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर बीजेपी में आज मंथन का दौर चलेगा, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। साथ ही साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बीजेपी की तरफ से जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो निश्चित है कि बीजेपी 2022 को लेकर कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हो और सभी कील कांटों को दुरुस्त किया जाए जो 2022 की राह में रोड़ा है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं। तो इस वक्त एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, बैठक अब शुरू हो गई होगी क्योंकि 11 बज चुके हैं। कौन कौन से लोग पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें संगठन महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक में पहुंच चुके हैं। यूपी बीजेपी के महामंत्री पंकज सिंह इस बैठक का हिस्सा हैं। साथ ही साथ यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत भी इस बैठक में पहुंच चुकी हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो यूपी बीजेपी की बैठक में पहुंच चुके हैं। निश्चित है कि बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक है वो अंदर चल रही है। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह किसी कारणवश अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। तो निश्चित है कि बीजेपी की बैठक में कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को लेकर लगातार मंथन का दौर शुरू है, जिसमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और चलिए एसके आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनता दरबार में जनता से रूबरू हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और ये तस्वीर जनता दरबार की है। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पूरे उत्तर प्रदेश से अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुखातिब होते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचते हैं। और ये तस्वीर है लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक आवास है। और ये टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हो रही है। लगातार टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं और टीम 9 के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और कोविड के हालात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करते हैं। आज जनता दरबार भी उनमें उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जिस खबर पर हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ में बैठक हो रही है। बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार फिर से आपको चलते हैं टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक चल रही है। तो टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। टीम 9 के साथ लगातार कोविड के हालात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करते हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने एक रणनीति बनाई है। बूथ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोकस किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ पर विशेष तौर पर फोकस किया है। 11 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह बूथ विजय अभियान क्या है? इस अभियान के तहत नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बूथ को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख के तौर पर तैनाती होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअल माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि अगर चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो उसमें बूथ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एसके वाजपेयी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, बूथ को लेकर
भारतीय जनता पार्टी का ये फंडा रहा है कि अगर आपने बूथ को मजबूत कर लिया तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद से अगर लगातार जीत मिल रही है तो ये सब इसी फॉर्मूले के तहत मिल रही है, क्योंकि उनका बूथ मजबूत होता है। एक बार फिर से उसी पैटर्न को भारतीय जनता पार्टी दोहराने की कोशिश करे, जिसकी शुरुआत 11 सितंबर से पार्टी कर रही है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बूथ की महत्ता को कहीं न कहीं बीजेपी बहुत भली भांति जानती है, और अगर हम देखें तो बूथ को लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बनाती है। यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश के में करीब 1,80,000 बूथ हैं, जिसमें अगर हम 1,69,000 बूथों की बात करें, वहां पर बीजेपी ने अपने नेटवर्क को तैयार कर लिया है। एक एक बूथ पर बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त किया है, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स नियुक्त किए हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति है, उसके अलावा जो किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा, इन सभी टीमों का गठन बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो निश्चित है कि बीजेपी का ध्यान सीधे तौर पर बूथ पर है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि अगर बूथ हमारा मजबूत होगा तो निश्चित है कि विजय सुनिश्चित होगी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार इस अभियान को 2014 से चला रही। जहां जब यूपी बीजेपी के प्रभारी गृह मंत्री अमित शाह 2014 में बने थे तो यही रणनीति लेकर वो चले थे, और यही एक वजह थी कि बीजेपी ने एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की थी। उसके बाद 2017 का चुनाव रहा हो या 2019 का दोबारा से लोकसभा चुनाव रहा हो, अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो निश्चित है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि 2022 को लेकर वो रणनीति अपनाई जाए जो कहीं न कहीं पहले के इलेक्शंस में बीजेपी लगातार अपनाती रही है, जिसमें बूथ पर बीजेपी का विशेष फोकस होगा, जिसको लेकर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जहां 1,69,000 बूथों तक बीजेपी का नेटवर्क मजबूत है, तो बाकी के जो बचे हुए बूथ हैं उन पर भी बीजेपी अपने नेटवर्क को खड़ा करे। खास तौर पर ये जो बचे हुए बूथ हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आते हैं, तो कहीं न कहीं उन पर भी हमारा नेटवर्क मजबूत हो, जिस अभियान का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल तौर पर करने वाले हैं। तो निश्चित है कि बीजेपी में अब चुनावी वर्ष में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर किया जाए जो कहीं न कहीं बीजेपी को 2022 में एक बेहतर जीत की तरफ ले जा सकती है। जी चलिए, और भारतीय जनता पार्टी अगर हम देखें तो रोज कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी के चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान हालात में कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लखनऊ में आप बैठकें करते हैं, वेल आप अच्छी बात है, आप लखनऊ में बैठकें कर रहे हैं, दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उन बैठकों का जो असर है, जो तपिश है, वो आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि बूथ मैनेजमेंट जैसी जो अभियान है ये पहुंचे, ताकि कार्यकर्ताओं को भी लगे कि नेता हमारी तरफ देख रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजेपी लगातार बूथ मैनेजमेंट को लेकर चलती है, और अगर हम देखें तो बीजेपी ने डबल लेयर पर, एक एक जिले पर डबल लेयर पर पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। अगर हम देखें जहां प्रत्येक जिले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, वहीं यूपी बीजेपी ने सभी पर प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। यूपी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा है, चाहे वो ब्रज हो, काशी हो, अवध हो, पश्चिमांचल हो, गोरखपुर हो या फिर कानपुर क्षेत्र हो। उसी स्तर पर जहां सेक्टर प्रभारी, उसके अलावा बीजेपी के क्षेत्र प्रभारी, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, मंडलीय अध्यक्ष हैं, इस तरीके से बीजेपी ने अपने संगठन को ऊपर तक मजबूत किया है। तो निश्चित है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि इन सभी पदाधिकारियों के माध्यम से अपना संदेश बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक पहुंचाया जाए। हालांकि इसके पहले भी बीजेपी लगातार सोशल मीडिया वॉलंटियर्स जो कि बूथ स्तर पर हैं उनके साथ अभियान चला चुकी है, सम्मेलन कर चुकी है, और उनको संदेश भी दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया था। अब मौका है पन्ना प्रमुखों का, जो कि बूथ स्तर पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको दोबारा से। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा एस के वाजपेयी। चलिए बढ़ते आगे। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मां नैना देवी के दर्शन किए हैं। सीएम ने नैना देवी के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मां का आशीर्वाद लिया है। मंदिर परिसर में शिवलिंग पर जल चढ़ा। इस दौरान सीएम ने राज्य की खुशहाली और तरक्की की कामना की है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रवास में सीएम ने कहा है कि 4 धाम यात्रा नहीं होने से लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सरकार अदालत में दमदार पैरवी कर रही है। चारधाम यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं।
उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों का प्रयास पहले से रहा है। और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगहों पर मलबा आने से हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो गया है। हाईवे के ऊपर पहाड़ों पर भी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण नरकोटा और सिरो बगड़ में भी मलबा आ गया। मलबा हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। गाजियाबाद सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान वीके सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने आज गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। आपको याद होगा तीसरी लहर के लिए हमने कहा था कि आएगी नहीं आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है पूरी तरह से तैयार रहना। और उस तैयारी के लिहाज से आज 5 और प्लांट्स का हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पीएम केयर के द्वारा लगाया है। ये सबसे बड़ा प्लांट है हमारा, 1000 कैपेसिटी का। और कोशिश हमारी ये है कि जहाँ पर भी हमें ज़रूरत थी वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा लाई जाए। तीसरी लहर के लिए हमने कहा था कि आएगी नहीं आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है पूरी तरह से तैयार रहने का। और उस तैयारी के लिहाज से आज 5 और प्लांट्स का हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पीएम केयर के द्वारा लगाया है। ये सबसे बड़ा प्लांट है हमारा, 1000 कैपेसिटी का। और कोशिश हमारी ये है कि जहाँ पर भी हमें ज़रूरत थी वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 27 अगस्त को हुई 1 करोड़ की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने सरगना इकराम समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ज्वेलरी समेत नकदी बरामद किया है। चोरों ने सोने के आभूषण को गला दिया था, उससे भी पुलिस लगातार बरामद करने की कोशिश कर रही है। इस गैंग के सदस्यों ने सिविल लाइन इलाके के अलावा थाना नौचंदी इलाके में भी चोरी की थी। मामला क्या, चोरी हुई थी पूरी की पूरी 27 की रात को और 28 की सुबह, 27 की रात और 28 की सुबह के बीच में मध्य रात्रि चोरी हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सामान चला गया था घर पे। काफ़ी सारा ज्वेलरी, काफ़ी सारा कैश भी, ज्वेलरी भी, मतलब मेन तो सारा का सारा सारी ज्वेलरी थी इसमें, डायमंड की, गोल्ड की,
और चांदी भी बहुत वो थे, सेट थे, चांदी भी बहुत थी, चांदी का भी बहुत सामान था और पेरेंटल भी सामान था, उसमें काफ़ी सामान। ये 27 और 28 अगस्त की रात्रि में 27/28 की रात्रि में नगलाबट्टू रोड पर साकेत क्षेत्र में एक सनसनीखेज एक चोरी हुई थी। जैन साहब जो वादी हैं वहाँ के रहने वाले थे और वो देहरादून गए हुए थे और उनके घर में रात्रि में किसी समय कुछ बदमाशों ने ग्रिल काट के घर के और चोरी कर ली थी। ये पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 टीमें इसमें नियुक्त की गई थी और तीनों के अलग अलग काम निर्धारित किए गए थे। प्रसन्नता का विषय है कि ये लगभग 10 दिन में हमें इसमें इस गैंग को वर्कआउट करने में और काफ़ी सामान जो चोरी गया था उसको बरामद करने में हमको सफलता मिली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।